हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। और टॉपर सीरीज में आपका स्वागत है। मॉडर्न फिजिक्स के आगे लेक्चर में, डिटेल लेक्चर में हम पहुँचे एटॉमिक मॉडल की तरफ। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है आपका, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात रही, क्लास 12 में है तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एटम चैप्टर है उसमें हमारे बेसिक मॉडल है जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो आज का जो हमारे कंटेंट है, जो हमने पढ़ना है, वो पढ़ना है बच्चों, सबसे पहले थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, कंपैरिजन करनी है और सारे मॉडलों के बीच में बेसिक एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट या क्वेश्चंस कह सकते हैं, और कुछ जेई में जो क्वेश्चन आए हैं वो। मैं मानता हूँ टॉपिक बहुत आसान है, आई होप आप जानते होंगे, लेकिन जेई में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड, पहला मॉडल। तो बच्चों जो पहला मॉडल था हमारा वो था थॉमसन मॉडल। तो इन्होंने स्टार्टिंग करी एटम को पढ़ने की, तो हर मॉडल में कुछ कमियां रह गई, किसी में कुछ सक्सेस फेलियर हर किसी में रहता है ना, आइडियल तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा, स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कहा, आपने वाटरमेलन खाया होगा, इन्होंने एटम की पूरी कंपेरिजन ही वाटरमेलन से कर दी। कहा जो आपके काले काले दाने हैं ये बिहेव करेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ये क्या बिहेव करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की तरह। और जो इनके सराउंडिंग पूरा हमारा क्या है, ये जो रेड कलर का पार्ट है ये बिहेव करेगा क्लाउड, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये भी कह सकते हैं जो पुडिंग है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसके दाने हैं, प्लम हैं, वो हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। तो अगर आप देखें तो इन्होंने कहा जो हमारा ये एटम है इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, जो हमारे तरबूज में दाने धसे हैं वैसे ही धसे हुए हैं। ठीक है, और जो पूरा हमारा ये है रेड कलर का पार्ट ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा क्लाउड है, नेगेटिव जो है हमारे वो क्या है, नेगेटिव है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन धसे हैं जैसे तरबूज में उसके दाने धसे रहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, पोस्टुलेट क्या थे इनकी, मेन बात में चलते हैं। तो जो इनके पोस्टुलेट थे वो ये दो पोस्टुलेट थे। क्या, पहला पोस्टुलेट था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इज 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। उससे पहले मास में भी दिक्कत थी, तो इन्होंने ये भी बताया कि प्रोटॉन से वो क्या है, दो, वैसे तो एक्चुअल में 1837 ही वो होता है लाइटर, लेकिन रफली रफली 2000 कह सकते हैं। और ये हमने एज्यूम करा कि जो एटम है वो मेड ऑफ 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला तो इन्होंने ये कहा कि हमारा एटम जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन तरबूज के दानों की तरह है, और रेड कलर वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव है। आगे इस मॉडल में ये कहा कि देखो, ये मैं वही बता रहा हूँ कि सराउंडेड बाय अ क्लाउड हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारा सराउंडिंग है वो पॉजिटिव है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज के है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, ये इसके बेसिक पोस्टुलेट थे। क्या, उन्होंने इसको कंपेयर किया वाटरमेलन वाटरमेलन से, और ये बताया कि जो एटम है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, और इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड इन इट, तो इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। ये इनका पहला पोस्टुलेट था। अब देखिए इन्होंने एक चीज़ ये कही जो इस मॉडल की सबसे बढ़िया बात है, वो ये है, उन्होंने कहा कि एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक नई बात निकाली जो मैंने आपके लिए लिखी है और जो पूछी जाती है कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। तो बच्चों इन्होंने एक्सप्लेन किया ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कि पूरा एटम हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे एप्लीकेशन जब इसके थे उसके बाद कुछ हमारे बच्चों इसमें ड्रॉबैक रह गए। जैसे सबसे पहले आप ये समझिए स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धंसे हुए हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पूरे क्लाउड में, इसका मतलब है पॉजिटिव पूरा फैला हुआ है। ठीक है, जबकि आप देखिए इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव किसने होल्ड किया है, किसने पकड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हाउ ए पॉजिटिव चार्ज होल्ड नेगेटिव चार्ज। अब आपने बाद में एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता है कि उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चार्ज के पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कोई दो लोग बिना फोर्स के ही एक दूसरे से अटैच होते तो कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल, समझ रहे हैं।
तो यहाँ पर पहली बात तो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। दूसरा, न्यूक्लियस की पोजीशन को नहीं समझा पाए बच्चों। न्यूक्लियस तो एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता था, डिस्कवर भी नहीं हुआ था, तो ये नहीं समझा पाए। दूसरा, उसी के पैरेलली एक एक्सपेरिमेंट हुआ रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल, जो इनके स्टूडेंट थे, तो वहाँ स्कैटरिंग को ये इससे नहीं समझा पाए। तीसरी बात आप ये भी कह सकते हो, ये सारे हवाई फायर थे, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, ये जितना भी उन्होंने कहा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम पहुँचे रदरफोर्ड के पास, और रदरफोर्ड ने ये पहले एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये लिया, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, यहाँ पर स्क्रीन ली पूरी, और ये गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर देखिए आप, जो रदरफोर्ड जी का एक्सपेरिमेंट था, यहाँ से जो हमने एक बीम डाली और इस गोल्ड पे टकराई, और इससे क्या हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशन आए। देखो, कुछ पार्टिकल इधर को स्कैटर्ड हुए, कुछ अंदर को गए। तो ये स्क्रीन पे देखिए हमने कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है उससे क्या होगा, समझ रहे। और गोल्ड फॉइल क्या था, ये हमारा एक एटम था। ठीक है, अच्छा जी। तो कुछ जो एक्सपेरिमेंट आए वो ये थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट आया, ये पूरा उन्होंने लिया, जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया तो बीम, ये लेड ब्रेक से उन्होंने एक बीम बनाई। बीम जैसे आई, ये गोल्ड फॉइल से देखा उन्होंने कि कुछ स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये आएगा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में किसकी स्क्रीन थी, तो बच्चों जेडएनएस था। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में कौन सा माइक्रोस्कोप था, समझ रहे हैं ना। अच्छा जी, तो इसमें हुआ क्या, देखिए तीन ऑब्जर्वेशन आए जो मैं पहले से लिख के लाया हूँ। पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्यों, जब हमने यहाँ से टकराया, अगर पूरा स्पेस खाली होगा तो बंदा क्या होगा, सीधा निकल लेगा। तो देखो ये सीधा निकल गए, ये लोग सीधा निकल गए, यहाँ से आया सीधा निकल गए, तो मतलब एटम के अंदर क्या है, सारा स्पेस बहुत ज़्यादा खाली है। दूसरा, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of atoms occupy very little space. अब देखिए, जो अल्फा पार्टिकल है, इस ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो इसको अट्रैक्ट करता ना, लेकिन इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराया, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि रिपल्सन हुआ, तो पाथ में डेविएशन आएगा। अगर नेगेटिव होता बच्चों, क्या होता, अट्रैक्ट कर लेता, वो अपनी तरफ खींच लेता। तो दूसरा ये आया। तीसरा क्या आया, और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, और एनसीईआरटी में मेंशन है कि 8000 में एक, समझ रहे हैं, 8000 पार्ट जो हमने ये करे, पार्टिकल भेजे, उसमें से एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, वेरी लार्ज एंगल इंडिकेटिंग ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम्स वेयर कंसंट्रेट इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इससे ये कंक्लूजन निकला कि बहुत ज़्यादा जो जो पार्टिकल है हमारे, उसमें से छोटा सा एक फ्रैक्शन सेंटर पे कंसंट्रेट है। ठीक है, इसमें एक ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा है, एक पार्टिकल मतलब हजार, ये मान के चलिए आप 1200 हजार या 2000 में एक पार्टिकल वापस आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है भैया, समझ रहे हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियस की थोड़ी बहुत बातें हुई कि अंदर जो आप कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, एक्चुअल में वो फैला हुआ नहीं है, वो क्या है बच्चों, वो वहाँ पर कंसंट्रेट है बहुत छोटे वॉल्यूम में। ठीक, अच्छा जी। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ, ये था वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, गोल्ड पार्टिकल, यहाँ से अल्फा भेजे जा रहे हैं, टी 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 टी, ऐसे हमने बहुत सारे भेजे। ठीक है, अच्छा जी। इसमें आप देख रहे होंगे एक बी लिखा है। ठीक है, तो बी क्या है, जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं, बी क्या है, अल्फा क्या है ये। ठीक है, तो जो बी है ना बच्चों, बी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, किसका, ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आप इसको अल्फा पार्टिकल लेते हैं, ये आपका अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही है, तो आप देखिए ये ऐसे जानी चाहिए थी ना सीधा, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गई इस साइड को, तो इसका मतलब इस टारगेट से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गई बिल्कुल परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, समझ रहे। अच्छा जी, और इसको हम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से मेजर करते हैं। ठीक, अच्छा। आगे वैसे तो आपके जो ये सिलेबस है वहाँ पर डेरिवेशन नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा, जेई में बहुत क्वेश्चन आए हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर बी बराबर होता है जेड ई स्क्वायर कॉट
थीटा बाई 2, ठीक है, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन जेड है चार्ज, अच्छा जी, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम बी स्क्वायर। इसको आप याद करिए। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज क्या है, अल्फा का है जेड ई, और जो हमारा यहाँ पर वो था न्यूक्लियस था उसका क्या आ गया, वहाँ पर ई आ गया, ठीक है, टारगेट का ई आ गया। तो इन दोनों का तो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर हमारे चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन है, ठीक है। और मेनली आपको ये याद रखना है कि जो बी होगा कॉट थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शन होगा, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, ये था हमारा रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये था। अब इसमें एक वर्ड आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आप समझ गए होंगे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल और जिस टारगेट न्यूक्लियस है उनके सेंटर टू सेंटर से उस अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर। आगे बात आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। होगा क्या बच्चों, जैसे आप अल्फा पार्टिकल को एक तरफ से छोड़ दोगे, ठीक है, तो जैसे ही आपने छोड़ा अल्फा पार्टिकल, तो आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर सकता है, समझ रहे, आपका ये था मान लो न्यूक्लियस, और यहाँ से आपने भेजा अल्फा पार्टिकल, तो जो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक आपका अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर सकता है, उसके बाद क्या होगा पता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी उन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों एक सिस्टम बन जाएंगे, और सिस्टम कैसा, Q1 Q2 का। और आपको पता होगा जब सिस्टम बनता है तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैं इसको जेड ई से लिख रहा हूँ, वैसे Q1 Q2 होती है, आपको पता ही होगा Q1 Q2, लेकिन अगर हम इसको जेड ई से लिखें तो क्या होगा, जेड ई इंटू ई, दोनों चार्ज हो गए, ओवर, इसको मैं के लिख लेता हूँ, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर नॉट, आर नॉट ये है यहाँ से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को आप ई लिख लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आर नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जेड ई स्क्वायर ओवर ई। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, हम इसको कई बार स्किप करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला हमने, जो कैलकुलेशन से करा, वो आया बच्चों 10⁻⁻14। हमेशा इस बात को याद रखो, कैसे आया, अभी एक जेई में क्वेश्चन आया है तब मैं आपको करवा दूंगा। आगे कह रहा है कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको बताया था ये बात, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अल्फा पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस विल स्टॉप, आप ना स्टॉप रोक देगा, आप तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कैसे मोशन करोगे ना वो, क्योंकि एक सिस्टम बन गया है, और सिस्टम बन गया है तो फिर अपना पाथ रिट्रेस कर देगा। अच्छा, आगे कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट, जहाँ पर वो उसकी पूरी एनर्जी कन्वर्ट होगी ना, वहाँ पर ये बराबर होंगे। उसके बाद क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जैसे गया है वैसे ही वापस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो एनसीईआरटी में बस एक ग्राफ बना हुआ है बच्चों, लेकिन मैं इसका एक आपको छोटा सा रिलेशन बताता हूँ। जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है n, वो डिपेंड करता है 1/sin4θ/2, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कभी भी आ सकता है। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट का अगर मोटे तौर पे आप रिजल्ट कहेंगे तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आपके अनडिफ्लेक्टेड रहे, नंबर एक। नंबर दो, आप क्या कह सकते हैं, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। नंबर तीन, आप कह सकते हो कि 1000 में से कम एक पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए एंगल मोर देन 90। और भी कुछ कहें अगर, तो आप कह सकते हो कि कुछ पार्टिकल अपने पाथ में वापस आए, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, उनको मिला, रिपल्सन हुआ, वापस आ गए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बात आप ये ध्यान रखिए
ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आपकी जो टी है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ फॉइल है, जो आपने गोल्ड फॉइल ली है, टी क्या है, थिकनेस है। ये मैं एक अच्छी बुक, रेजनिंग हॉलीडे बुक होती है, उससे उठा के लाया हूँ। टी क्या है, थिकनेस ऑफ फॉइल है। कभी भी पूछा जा सकता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। और जो हमारे एन है वो क्या है, एन है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। समझ रहे हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। कौन से, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अच्छा जी, तो आपका एन बाई टी जो होगा, ठीक है, एन बाई टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये बात याद रखना, मतलब अगर सेम थीटा आपका कांस्टेंट है तो एन बाई टी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एन वन बाई टी वन इक्वल टू एन टू बाई टी टू भी होगा। जी हाँ, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब ये सब करने के बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। अच्छा, ये भी देख लीजिए, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है, ये आपके एनसीईआरटी में ग्राफ है। ठीक है, तो अगर आप एन वन ओवर साइन फोर थीटा बाई टू का ग्राफ बनाएं तो यही बनेगा। आप थीटा की वैल्यू रख के देख सकते हैं, ये जो थीटा दिया है इसकी वैल्यू देखेंगे तो वे एक थोड़ा सा डिक्रीजिंग आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे जैसे ही आप एंगल बढ़ाओगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर मैंने आपको बता दिया। इम्पैक्ट पैरामीटर बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, वेलोसिटी वेक्टर की, सेंटर से। तो बी से दिखाते हैं, ये होगा जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू अपॉन में बच्चों होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम बी स्क्वायर। ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखिए इनको। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन जे वाले तो वही पूछते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ समरी, अगर कोई नीट वाला देख रहा है तो उसके लिए भी है, आपके लिए भी है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर बनने लग जाएंगे। सबसे पहले जो बीम लिया आपने अल्फा पार्टिकल, आपने अल्फा पार्टिकल लिया ये तो सबको पता है, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल की बीम ली, ये एनसीईआरटी की कटिंग है, उसकी एनर्जी कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए मैंने इसको लगवाया है। दूसरा, अल्फा पार्टिकल का बच्चों सोर्स क्या था, तो जो सोर्स था वो था 214 बिस्मिथ, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लिखा है यहाँ पे। आगे आप देखेंगे एक नैरो बीम बनाई, ये बनाई, तो उसके बाद देखो थिकनेस कितनी थी गोल्ड फॉइल की, एनसीईआरटी की बात चलेगी। तो जो गोल्ड की थिकनेस थी, मैं टी से दिखा रहा हूँ इसको, वो थी 2.1 10⁻⁷। ठीक है, बाद में जो हमने स्क्रीन ली थी, वो स्क्रीन में हमने कौन सी स्क्रीन लगाई थी, हमने लगाई थी स्क्रीन जिंक सल्फाइड की। तो ये भी मैं आप लिख लीजिए, स्क्रीन लगाई थी ZNS की। ठीक है, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं चाह रहा हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका कुछ ना छूटे, क्वेश्चन कहीं से भी आए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटॉप है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब में कह देते थे ये रेडियो एक्टिव है बेटा, हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ सब कहते थे बेटा ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव तो बियॉन्ड द सिलेबस है। ठीक हो गया। और नीट 2021 में आया था कि बताओ हाइड्रोजन का जो थर्ड आइसोटॉप है ये रेडियो एक्टिव है, तो इससे कौन सी रे निकलती है, और ये एनसीईआरटी में है। समझ रहे हैं? चलिए, आप समझ सकते हैं, आप तो एक ही बार पढ़ रहे हैं ना, एक बार में निकाल दीजिए, क्यों ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। अगर आपने ड्रॉप लिया तो फिर क्या करोगे, इसलिए आप ड्रॉप ले रहे हैं बच्चों, तो आप बहुत दिल लगा के पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आपको सब आना चाहिए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम निकालना ही है अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं और सच में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। बहुत कम कंपटीशन है पढ़ने वालों में, फॉर्म भरने वालों में नहीं, पढ़ने वालों में कम कंपटीशन है। चलिए छोड़ो, आगे चलते हैं। तो आगे रदरफोर्ड साहब के मॉडल में कुछ पॉस्टुलेट आए, ये सब कुछ उन्होंने देखा कि कुछ तो पॉस्टुलेट होंगे, तो अपना एक मॉडल दिया जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। इन्होंने कहा कि एक एटम है जो स्मॉल और मैसिव सेंट्रल है, और इस सेंट्रल को इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस है। ठीक है, जो स्मॉल सेंटर कोर है जहाँ से पार्टिकल टकरा के वापस आ रहा है, तो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, सारा चार्ज वहीं पर कंसंट्रेट है, तो उन्होंने न्यूक्लियस कह दिया। दूसरी बात, जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस था, और जो हमारा साइज ऑफ एटम था, ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस था बच्चों, ये उन्होंने कहा कि 10⁻⁻15
मीटर के आसपास, जिसको हम कहते हैं 1 फर्मी। आगे हम न्यूक्लियस में इसको पढ़ेंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि एटम का जो होगा 10⁻⁻10 के आसपास होगा। ठीक है। अच्छा, क्लास 9th की आप देखेंगे एनसीईआरटी, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, उसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है। आगे का है एटम जो है एज ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले भी स्टेबिलिटी आई थी, न्यूट्रलिटी को डिफाइन किया तो इन्होंने भी कहा वही चीज़ है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने मेन कहा, वो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट, वो क्या करते हैं, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उनके बीच में गोल घूमने के लिए। ठीक है। और उसको कौन देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर जैसे आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बाबू है, और यहाँ पर एक ऑर्बिट में मान लो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना बच्चों, ये ऐसे घूम रहा है गोल गोल, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कुलम्ब फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह देते हैं, बात एक ही है। तो कुलम्बिक फोर्स जो होगा ये यहाँ पर लगेगा, इन दोनों को पकड़े रखा है, और ये गोल घूम रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा रिक्वायर है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई चीज़ गोल घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आना ही है, लेकिन वो फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। ठीक है। दोनों के बीच में ये होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। लिमिटेशन आ गई, तमाम कोशिशों के बाद लिमिटेशन तो रह ही जाती है। तो जो पहला इनका लिमिटेशन था, ये सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज़ नहीं बता पाए, और उसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताने में फेल हो गए। आप कहेंगे कैसे सर? देखो, इन्होंने इन देखो उसी समय ना पैरेलली, या उससे पहले भी कह सकते हैं आप, एक क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स चल रहा था, और वो कहते थे कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा अपनी एनर्जी। रिपीट कर रहा हूँ, जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो भी रेडिएट करेगा एनर्जी। और अगर वो रेडिएट करेगा एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में ही गिर के मर जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऐसे केस में आप कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? वो ये कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा वो गिर जाएगा। ठीक है। तो जनरली आप देखते होंगे किताबों में ना, ऐसे बना हुआ होता है, ये जो है ऐसे ऐसे करके बना होता है, आपने देखा होगा। ये धीरे धीरे आके एक टाइम बाद गिर जाएगा। ठीक है। अलग अलग है ये सब। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो एटम है उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन बाद में देखा गया कि लाइन स्पेक्ट्रम भी है। इनके अकॉर्डिंग जो एटम है, एटम मस्ट बी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है। लेकिन बाद में लाइन स्पेक्ट्रम भी आ गया, आपने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली लाइन स्पेक्ट्रम आया, और ये कहते थे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा, तो यहाँ पर बात नहीं बनी। समझ रहे? अच्छा जी। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो कुछ ना कुछ कमी रह ही गई, तो इन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए। और फिर उसके बाद हमारे नए आए साइंटिस्ट, नाम था उनका नील्स बोर। इन्होंने सबसे पहले 3 कंडीशन दी। पहली कंडीशन दी, कुछ पॉस्टुलेट भी कह सकते हैं, ऑर्बिट कंडीशन और न्यूक्लियर कंडीशन। उन्होंने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इन अ डेफिनिट सर्कुलर पाथ, जिसको उन्होंने ऑर्बिट कहा। तो कंफर्म ये हो गया कि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ हमारे क्या है, ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटों में मूव करेगा। ठीक है। और ये महानुभव क्या कहते थे बच्चों, ये महानुभव क्या कहते थे कि जो ऑर्बिट है हमारी वो सर्कुलर होगी, और यहीं पर ये फेल हो गए। बाद में आप लिमिटेशन में देखोगे कि बोर साहब ने सर्कुलर ऑर्बिट क्यों चूज करी,
ये पहला क्वेश्चन आएगा, समझ रहे? तो पहला तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो रिवॉल्व करेगा पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, समझ रहे? और वो जो ऑर्बिट कहा इन्होंने, ऑर्बिट का शेप भी बता दिया कि सर्कुलर होंगे, लेकिन बाद में यही क्वेश्चन उठा कि आपको कैसे पता। अच्छा, मॉडल करने से पहले आप ये देखिए, ये जो मॉडल है ना, ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगता है। नीट में यही क्वेश्चन आता है कि किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उस पर ही इसको आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए पे नहीं लगेगा है, तो ये भी एक फेलियर में आएगा। तो पहली बात तो ठीक है, चलो फेलियर बाद में करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्बिट हैं, सारी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होंगी, वही ऑर्बिटल पॉसिबल होंगी जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो, NH/2 पाई। आप इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिसिबल, या ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट आर परमिसिबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। समझ रहे हैं? अच्छा, तो इसको हम बोर एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। पहली बात क्या कहा इन्होंने? पहली बात कहा कि एक न्यूक्लियस होगा, रिपीट करते रहिए, एक न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ, क्लियर। और ये जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, और सर्कुलर ऑर्बिट भी वही पॉसिबल है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम ऐसा ऐसा होगा। अच्छा, इन्होंने एक तीसरी कंडीशन बताई, जैसे कि हमने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स यहाँ पे लगाई, और हमने ये देखा कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रेडिएट करें, एनर्जी रेडिएट करेंगे, लेकिन इन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए एक पोस्टुलेट दिया, जब रिवॉल्व कर रहा है कोई भी परमिसिबल ऑर्बिट में तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इससे काफ़ी हद तक बच्चों राहत मिली। वो हमारी जो स्टेबिलिटी का वो था वो इन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, जब तुम गोल गोल घुमा रहे हो किसी ऑर्बिट में, किसी एक ऑर्बिट में, तो हमारा वहाँ पर एनर्जी रिलीज, आपकी जो एनर्जी रेडिएट है वो नहीं होगी। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई जो कि बहुत सही भी थी, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इन्होंने कहा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जंप करेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, या जंप भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ, मतलब ये N1 है, ये N2 है, लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है, तो इसको हमें एक फोटोन देना पड़ेगा। ये एक फोटोन को खाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो इसको एक तो कुछ तो चाहिए, हम इसको एनर्जी देंगे। जैसे आप देखो, ये आपका दोस्त है, या आप, ये कोई और है, आपने कहा जा उसके मुंह पे थूक किया, समझ रहे? तो आप गए, दू 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 गए, तो उसके बाद हुआ क्या? हिम्मत नहीं है आपको, फिर आपके दोस्त कहेगा मैं तेरे को ये करूँगा वो करूँगा, है गलत बात ना? लेकिन आप वो गलत बात भी कर सकते हैं। जो पहली बार चोरी करते हैं तो दोस्ती तो करवाते हैं, जाकर क्या मैं तेरे को ये करूँगा। तो वैसे ही यहाँ भी है, जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे, समझ रहे? आप ये काम मत करना, बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि समझ में आ जाए। एक लेवल से दूसरे लेवल में जाए तो आप देख सकते हैं ये एक फोटोन खाएगा, ठीक है, और यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये हायर से लोअर में आ जाए, यहाँ आए, ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों? एक हमारा फोटोन को रिलीज करेगा, समझ लो। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करेगा। और इस वाले को बोलते हैं इमिशन, क्योंकि यहाँ पर इमिट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बता ऑलरेडी इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसकी तो कम एनर्जी है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इमिट ही करना पड़ेगा, तो ये नीचे पहुँच जाएगा, ठीक। तो बोर साहब क्या कहते हैं यहाँ पे? बोर साहब ये कहते हैं इमिशन और एब्जॉर्प्शन में ही एनर्जी वेस्ट होगी, बाकी आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, समझ रहे हैं? और जो आपकी एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? एच न्यू के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी एनर्जी है मान लो E1, और इस वाले की एनर्जी है E2, ठीक है, इसने एक फोटोन खा लिया, तो आप कह सकते हैं कि E1 प्लस एच न्यू इक्वल टू E2, तो यहाँ से एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1।
तो फाइनल माइनस इनिशियल जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एच न्यू के बराबर। ठीक है, तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये हमारी एच न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की एनर्जी है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब इनके डेरिवेशन है एक छोटा सा। वैसे तो ये डेरिवेशन मैं कम ही बताता हूँ ऐसी वीडियो में, लेकिन इसको बताना ज़रूरी है ताकि आप जेई में क्वेश्चन सही कर पाए। अब डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन बहुत सरल है। हमें सारे पोस्टुलेट को ध्यान में रखना है और एक रिजल्ट बनाना है जो हमें कल को अपने एटम वाले चैप्टर में लगाना पड़ेगा। जब हम कल जेई के क्वेश्चन करेंगे हाइड्रोजन एटम के, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी जो आपकी यहाँ बताई जा रही हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, और डेरिवेशन को आप एक बार समझिए और उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम में भूल भी जाते हैं तो आपको इजीली आंसर निकालने में या आप डेरिवेशन से सीधा फॉर्मूला निकालने में दिक्कत नहीं करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन नहीं डेरिवेशन है। देखिए आप ये सोचिए, ये आपका एक एटम है, ठीक है, और इसका यहाँ पर एक न्यूक्लियस है यहाँ पर। ठीक, कुछ दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी हमारी टेंजेंशियल होती है। अब आप देखिए ये न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है r। क्लियर? तो पहला पोस्टुलेट क्या था कि जब ये गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, जिसको हम कूलॉम्बिक अट्रैक्शन भी कहते हैं, वो प्रोवाइड कराता है इसको फोर्स कि तू गोल गोल घूम सकता है। तो ये हमारा सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r² इक्वल टू mv²/r। ये हो गया। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे अगर, इसको ये r से ये r1 कट गया और इसको k मान लीजिए ना, कैलकुलेशन में आसानी मिलेगी। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आएगा r इक्वल टू, ये r है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा, kZe²/mv²। ये आपकी r की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक चीज़ आप ये दिमाग में बिठाइए। दूसरी कंडीशन थी कि वही सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है जो ऑर्बिट हमारा क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। दैट मीन्स L इक्वल टू NH/2π। तो L इक्वल टू NH/2π है, तो इसका मतलब है MVR इक्वल टू NH/2π। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी R निकाल लो, तो R इक्वल टू हो जाएगा NH/2π ठीक है, तो जैसे ही बच्चों आपने निकाला, दोनों को बराबर कर दो। ये भी एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो जैसे ही दोनों को आप इक्वल बराबर में लगा देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट तो बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करके एक फॉर्मूला निकालेंगे जो आएगा वेलोसिटी का। आप इन दोनों को इक्वेट करिए तो वेलोसिटी कितना आएगी, वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा 2πk Ze²/nh। जैसे ही ये v आएगा, इस v की वैल्यू हम निकाल के यहाँ पर रख दें, यहाँ पे, तो यहाँ से हमें r निकल के क्या आ जाएगा, r निकल के आ जाएगा n²h² अपॉन में आएगा 4πk समझ रहे हैं, 1/4πε0 है Ze²। तो यहाँ से हमारे दो रिलेशन आ गए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो किसके प्रोपोर्शन है, 1/n के। क्लियर? और यहाँ पर जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शन है, n² के। इस पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू n²a0, और a0 जो है ये है बोर रेडियस, बोर रेडियस, और जो कि फिक्स होती है 0.53।
एंगस्ट्रॉन। तो ए नॉट जो बोर रेडियस है, इसकी वैल्यू अगर आप लिखें यहाँ से, जो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो लिख दीजिए, वो आपकी बोर रेडियस की वैल्यू भी हो जाएगी और निकल के भी आ जाएगी। समझ रहे हैं? अच्छा, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू मैं आपको बताऊँ तो होती है 0.53। ठीक, तो हमने वेलोसिटी देखी, रेडियस देखी। अब देखिए आप, हमारी जो v आई थी, v आया था, वो क्या आया था, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच, ये आया था। और जो रेडियस आ गई थी वो आ गया था एन स्क्वायर और एन स्क्वायर के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको रख दीजिए, एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये सारा जो है बच्चों, अगर जेड आपका 1 हो जाएगा तो ये बोर रेडियस है। समझ रहे? अगर आपका जेड 1 हो जाएगा तो ये बोर रेडियस है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो जेड होगा वो 1 हो जाता है। ये दो आ गए। अब बात आती है कि एनर्जी क्या होगी। तो आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप क्या करिए, आप वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा था, हमने क्या निकाला था, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर ओवर आर। ये तो आया था जो हमने पहला पोस्टुलेट किया। तो एम पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर ओवर 2 आर। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। और वहीं पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल के बीच होती है, के Q1 Q2 जेड ई इंटू ई ओवर आर। तो ये आर हो जाएगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक हमेशा प्लस होती है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो दोनों की वैल्यू अगर आप रख के ऐड करते हैं तो आपको फिर मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव के जेड ई स्क्वायर ओवर 2 आर। ठीक है, मैं जेड के टर्म में बता रहा हूँ, अभी मैं एक समरी भी बताऊँगा इसकी, आप ध्यान से उसको नोट करना। ये तो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपका पूरा हो गया क्या, के जेड ई स्क्वायर ओवर 2 आर। अगर यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू ये वाली रखते हैं उठा के यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, एक बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं इस रेडियस की वैल्यू पूरा उठा के यहाँ रखता हूँ तो मेरा जो नया फॉर्मूला बनेगा -2 पाई स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू भी रख दी मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी है के, तो इसको खोल के बनता है 2 के स्क्वायर, या एम भी के रहने दो, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में आ जाता है आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इतने बड़े फॉर्मूले याद होना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं? तो आपको याद नहीं करना है, बस समझ लीजिए कि कैसे निकाला, पहला पोस्टुलेट दूसरा पोस्टुलेट, उसके बाद हमने सब कुछ किया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो नेगेटिव है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि हमारा ये बाउंडेड सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड है, तो बाउंडेड की एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ फॉर्मूले में जो अब आपको ध्यान से देखने हैं। ये जो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके, चाहे आप जेई के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप नीट के हैं, चाहे आप किसी के भी हैं, आप तैयारी करते हैं, मॉडर्न पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये मॉडर्न के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और इन फॉर्मूले से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा अगर हाइड्रोजन एटम से आएगा। और मैं ये देखता हूँ जो आपके फिजिक्स में क्वेश्चन आता है वो इतना सरल आता है हाइड्रोजन एटम से कि आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्या तो आपको याद करना है। ठीक है, इससे पहले तो आपको समझ में भी नहीं आए होंगे, मैं मानता हूँ। देखिए, आपको याद करना है आर एन, एनथ की जो रेडियस होगी वो होगी एन स्क्वायर ए नॉट, आपको जेड के टर्म में याद करने हैं। ठीक है, ये होती है आपकी आर एन की रेडियस, एनथ की रेडियस, और इसका आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, आपको ए नॉट याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, ए नॉट की जो वैल्यू है वो याद करने की ज़रूरत है आपको, कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉन।
क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, जो आपका रेडियस का फॉर्मूला है इसको अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ए नॉट की भी इसमें वैल्यू रख देते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये आपको फिर कह रहा हूँ याद करने की, यही आपको याद करना है। ठीक, ये फॉर्मूला आपका बन के आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं तो इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को याद है बच्चों। ठीक है, के एम जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो के है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये पूरा आया था हमारा, हमने ये निकाला। तो यहाँ से मैं आपको डिपेंडेंसी बताने के लिए कर रहा हूँ। तो जो रेडियस है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, एन स्क्वायर पे। ठीक है, और जो मेरी रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो 1/मास पे डिपेंड करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, कई बार पूछा जाता है। जो आपकी रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, ये 1/जेड पे डिपेंड करती है। जो आपकी रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, अगर प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में आएगा तो एच स्क्वायर। अब देखो हाइड्रोजन आया, अब हाइड्रोजन के लिए रटते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए कोई रट्टा थोड़ी मारना है आपको। अगर पहला वाला याद होगा, हाइड्रोजन के लिए जेड होता है 1, तो जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी एन स्क्वायर ए नॉट। समझ रहे हैं, एन स्क्वायर ए नॉट। ये मत याद करिए, ये याद करिए। क्यों? अब वो लिथियम की पूछेगा आपसे, तो जब लिथियम की पूछ देगा तो फिर आपको जेड रखना पड़ेगा वहाँ पे। समझ रहे हैं ना? तो वो एग्जामिनर करके करता है कि आप एन स्क्वायर ए नॉट लगाएं, जेड से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो डिपेंडेंसी बता दी, ये बता दी। एक चीज़, ग्राफ अगर मैं देखूँ, अगर आपसे कहा कि रेडियस और एन के बीच, ठीक है, एन क्या है यहाँ पे बच्चों, एन है, आपको ये बताएगा कि कौन से ऑर्बिट में है। ठीक है, कौन से स्टेट में है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ आता है वो लगभग लगभग ऐसे आता है। तो आप कह सकते हैं पैराबोला ग्राफ होता है। पहली बात क्लियर होगी, ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें भी ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये याद रखना है। हाइड्रोजन के लिए Z1 सारा बच्चा जानता है। अच्छा, आप कहोगे जेड कैसे, तो जो एटम का सिंबल होता है वो ये होता है, तो ये होता है जेड। ठीक है, ये बताता है, अगले हम न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दो किसी भी एटम में बराबर होते हैं, इसी को दिखाता है। ठीक, आगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आपको क्या याद रखना है, देखिए वेलोसिटी में पूरा, फिर मैं कह रहा हूँ आपको याद नहीं करना है, तो वैसे पूरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर ओवर कितना, एन एच, ये आया था। ठीक है, पूरा तो मेरे को भी याद नहीं है ये वाला, मेरे को क्या याद है, देखिए पहला आपको याद रखना है V = C/137 Z/N, ये याद रखना है। ये जो C/37 है बच्चों, इसको हम बोलते हैं, आपको ज़्यादा जानना नहीं है क्या चीज़ है, ये है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, क्योंकि ये हायर क्लासों में है कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब और यहाँ से क्या देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे N1 रख दें, अगर हाइड्रोजन के लिए सारा कैलकुलेशन कर लें जैसे हमने रेडियस के लिए किया, रेडियस के लिए आप देखें, हाइड्रोजन के लिए अगर हम, ये हो गया एन स्क्वायर ए नॉट, तो हाइड्रोजन में अगर N1 रख दें तो रेडियस कितनी आ जाएगी, ए नॉट आ जाएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉन। वैसे वेलोसिटी अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालें तो ये आपको याद करना, अगर आप वेलोसिटी हाइड्रोजन के लिए निकालें, हाइड्रोजन के लिए, तो कितनी हो जाती है बच्चों, ये बात आप याद कर लेना, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन में जल्दी जल्दी होगा। क्यों, अभी बता रहा हूँ। डिपेंडेंसी की बात करें तो V जो हमारी डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगा जेड पे। ठीक है, रेडियस कैसे डिपेंड करती थी, रेडियस करती थी 1/जेड, ये कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अच्छा, और एन पे कैसे डिपेंड करेगा, 1/n। रेडियस कैसे कर रही थी, ए नॉट पे, अपॉन में सामने एन स्क्वायर पे, ये अपॉन में। अब देखो जैसे आपको दो के लिए पूछेगा, आपसे कहेगा कि N1 के लिए जो वेलोसिटी है इतनी है, उसके बाद वो N5 में चले गया, तो आप दो बार लगा दीजिए इसको, V1/V2 = N1/N2, N1 निकल जाएगा तो V1 आपको निकला हुआ मिलेगा, तो आसानी मिलेगी। ठीक, ये जो है ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। कई बार हाइड्रोजन के लिए पूछ देता है कि बताओ कितनी वेलोसिटी है, तो वहाँ पर ये V1 के टर्म में आंसर नहीं देगा, तो आप कह सकते हैं कि सर वहाँ पर आंसर होगा C/137। ठीक है, क्योंकि N1 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, पहले ऑर्बिट में जब हाइड्रोजन रहता है वो N1 होता है, सेकंड में N2, थर्ड में N3। ठीक है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेगा तो N2, थर्ड कहेगा तो N3। ठीक है, एक कम करना है। अच्छा, आगे चलते हैं,
वेलोसिटी पढ़ लिया आपने। इसके बाद हमारी बात आती है एनर्जी। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, बहुत गंदा सा फॉर्मूला आया था, वो याद नहीं करना है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करिए, 13.6/n²। फिर वही बात जेड के टर्म में आपको याद रखनी है, Z²eV। हाइड्रोजन की पूछेगा तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, E = -13/6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये n है। अब यहाँ पर आप अगर तीनों को देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इसकी आधी होगी अगर मॉड्यूलस देखें, और टोटल एनर्जी की ये होगी। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है उसकी हमारी मॉड के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो माइनस में होगी। जैसे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो हमारी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो आप ध्यान रखना, इसको ध्यान रख लीजिए। जिस पे मॉड लगाया उसके आगे माइनस लगाना है। ये दोनों नेगेटिव में होती हैं, बाकी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का भी हो गया। आगे एनर्जी का मैंने आपको रिलेशन तो बता दिया। आपको काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है तो ½ mv² लगाइए, और अगर आपको जेट के टर्म में निकालना है, पहला पोस्टुलेट लगा लीजिए। और पहला पोस्टुलेट जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, kZe²/r। ठीक है, r उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, और r के साथ एक 2 भी आ जाएगा, ये वाला। तो ये हमारी काइनेटिक हो गई। अगर आपसे कहेंगे कि टोटल निकालो तो इसका नेगेटिव कर दो, अगर आपको कहेंगे पोटेंशियल तो इसको -2 से इंटू कर दो। ठीक, आगे देखें, डी बॉगली। डी बॉगली भी हमारे हाइड्रोजन एटम को सपोर्ट करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि 2πr = n लैम्डा। तो अगर किसी भी आपको ऑर्बिट की वेवलेंथ निकालनी है तो यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2πr/v। तो r और v की अगर आप वैल्यू रखें बच्चों, तो टाइम पीरियड हमारा n³ के बराबर होता है। तो पहले का आपको जैसे मैंने R1 बताया, हाइड्रोजन के लिए R1 आपको पता होना चाहिए 0.53 A0। मैंने आपको V1 बताया, V1 क्या होता है 218 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और वैसे आपको T1 पता होना चाहिए, सगुन का टीका लगा लो 151 रुपये का, और आपका आंसर आ जाएगा। 152 होता है, 51 करके याद कर लो, 10⁻⁻16 होता है मीटर। मीटर नहीं, सेकेंड, सिर्फ सेकेंड टाइम पीरियड है। ठीक, तो ये हमारी 3 डेटा है, तो यहाँ से आप NQ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, याद ही रखना, यहाँ पे गलती ये होती है N1 होता है हमारा ग्राउंड के लिए। ठीक है, N अगर आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, 1 से 2 में ही तो जाएगा, और अगर थर्ड में जाएगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ऐसे आप बढ़ाते हुए चलना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, डी ब्रोगली के साथ रिलेशन, और आपका टाइम पीरियड के साथ रिलेशन। देखो अब यहाँ पर जैसा आपसे कहेगा कि पहले ऑर्बिट में है और 5वें एक्साइटेड स्टेट में कितना टाइम पीरियड है, तो आप लगा लो ऐसे, क्या T5/T1 = अब देखो ये क्या हो जाएगा, n हमें पता है, 5वें में कितना हो जाए, देखो दूसरा पहला है, पहले एक्साइटेड स्टेट मतलब n2, दूसरे मतलब 3, वैसे 5 होगा तो 5वें में क्या होगा, 4 होगा। तो आप ऊपर क्या कर सकते हैं, ऊपर आप कर सकते हैं 4 का क्यूब, और ग्राउंड में था तो ग्राउंड में n1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 16 64, और 64 को T1 से इंटू कर दोगे तो T5 आ जाएगा। तो इसलिए डिपेंडेंसी याद रखिए, हेल्प मिलेगी। आगे चलें, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी बता दिया मैंने आपको अभी ऑलरेडी। टाइम पीरियड = Tn के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो n³ होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, और T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो सगुन का टीका लगाना है 151 × 10⁻16। ठीक है, सेकेंड। और वही बात आती है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है आगे, अब तीनों को कंपेयर करते हैं बच्चों। ठीक है, अब तीनों में आप देखेंगे जो हमारे थॉमसन चचा थे, इनका जो साइज था
वही रदरफोर्ड का साइज था, ठीक है। और बोर साहब ने तो सर्कुलर ऑर्बिट ही चूज कर दी। इन्होंने कैसे चूज की किसी को नहीं बताया, इन्होंने कहा कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट होंगे, जो कि बाद में एक फेलियर भी रहा। मास डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे थॉमसन चचा थे, इन्होंने कहा कि कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इनका मानना था जो तरबूज में लाल रंग कलर का होता है वो हमारा पूरा एक क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी होगी हर जगह। लेकिन रदरफोर्ड रदरफोर्ड साहब ने तो एक्सपेरिमेंट कर लिया था स्कैटरिंग वाला, ठीक है। ये रदरफोर्ड फोर्ड है, फोल्ड नहीं है, फोर्ड है, हाँ इसको आर से ही कर लीजिए, ये आर है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, तो एक्सपेरिमेंट जब किया इन्होंने कहा नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। बोर ने ऐसा कुछ नहीं कहा मास के बारे में। आगे देखें, जो ग्राउंड स्टेट थी, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबल होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भी मिस करा है लिखने वाले ने। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन था ये एक फोर्स, कुछ ना कुछ उनके बीच में फोर्स रहेगा। बोर साहब ने तो उस फोर्स को ही डिफाइन कर दिया, कह दिया कि कुलोम्बिक अट्रैक्शन होगा। एक्सप्लेन क्या किया आपके सामने है, इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें, इन्होंने न्यूक्लियस का कंसेप्ट ही दिया। इन्होंने कहा भाई यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, ये बात इन्होंने अच्छे से समझा दी, ठीक है। इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है उस पर बात करनी तो चाहिए, लेकिन बाद में फेल हो गई। लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन के जो अंदर हमारे जो न्यूक्लियस है वो कंसंट्रेट करके पॉजिटिव चार्ज के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। इन्होंने हाइड्रोजन एटम और स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझाया। आप ये भी कह सकते हैं बोर का मॉडल वहीं पर लगेगा जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो बोर साहब आइडियल हैं, और इसके बाद ये फेल हो गए, ठीक है। तो बोर साहब का एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, परफेक्ट मॉडल है। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसका तो आपको पता ही है। ये स्टेबिलिटी, स्पेक्ट्रल लाइन, ये देखिए लिखा है ना ओनली टू वन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये भी नहीं बता पाए वाई यू आर चूज सर्कुलर ऑर्बिट। अरे इलिप्टिकल भी तो हो सकती थी। इसके बाद जो मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है वो है सोमरफील्ड का मॉडल। उन्होंने कहा सर्कुलर ऑर्बिट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम इलिप्टिकल लेते हैं। उन्होंने इलिप्टिकल ली है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होती है जैसे जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक में कुछ लाइनों में जो ये हो जाता है, तो स्पेक्ट्रल लाइन ये नहीं समझा पाया, ठीक है। इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये कहते थे कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। लेकिन बाद में देखा तो लाइन आ गई, लाइन स्पेक्ट्रम आ गई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कमी रही बार बार, इन तीनों का एक कंपैरिजन है, ठीक। आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं पीवाईक्यू। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन आया है, आप सोच भी सकते हैं कब आया है, 2022 में। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। और ऑप्शन जो है बच्चों आपका वो ये है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल आर स्टेबल। देखो मैंने कहा था ना आपसे, पूछा कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये पूछ लिया गया है। और आगे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नियरली कंटिन्यूस मास। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसका सही कौन सा होगा, हमारा जो पहला है, देखिए एटम कंटिन्यूस इन रदरफोर्ड ने कह रहा है कि कंटिन्यूस है, गलत बात है, ये तो थॉमसन ने कहा था। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा कह रहा है क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड डूम टू, हाँ ये कोलैप्स हो जाएगा करके रदरफोर्ड साहब ने कहा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो टॉपिक ही हमारा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग है। आज मैंने हाइड्रोजन एटम के इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं डाले, क्यों, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी खराब, मेरा भी खराब। कल को मैं हाइड्रोजन एटम की स्पेशल एक वीडियो दूंगा। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, ओ पहला क्वेश्चन में ना मैंने वो नहीं बनाया है डायग्राम, इसका जो डायग्राम था ना वो ऐसे था। यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा एक न्यूक्लियस है, और आप देखिए ऐसे करके कुछ पाथ बने हैं, ये ए है, ठीक है, और दूसरा बना था ये ऐसे कोई डी था, और एक हमारा ऐसे करके सी था, और एक हमारा ऐसे करके बी है, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम है, कह रहा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए न्यूक्लियस एज सोन, जैसे कि दिखाया है, आउट ऑफ दीज फोर पाथ विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन पाथ में कौन सा पॉसिबल नहीं है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए अल्फा पार्टिकल जो है वो डबल डबल आयनाइज हीलियम है हमारा। अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो हमारा न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, रदरफोर्ड चचा भी कह गए हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए,
रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन ये आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ रिपल्सन हो रहा है, ये तो पॉसिबल है, ये भी रिपल्सन ही मान के चलो वापस चले गया, ये भी पॉसिबल है। देखो ये यहाँ जा रहा था, ये इससे दूर होने लग गया, देखो आ तो पहले ऐसे रहा था ना, फिर ये दूर होने लग गया, तो ये भी रिपल्सन है। लेकिन ये देखो ये पास आ गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। और ये कब आया पता है आपको, देख लीजिए, ये जेई मेन है, इसने बहुत गलती करी है आज टाइप करने वाले ने। तो ये जेई मेन है बच्चों, इससे थोड़ा आप, चलो कोई नहीं, आपका क्या जा रहा है मेन, अगर नेन लिखा है तो ठीक, आप नेन लगाइए इस पर। आगे चलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। सी में क्या हो रहा है, पास आ रहा है, पास कब आएगा, जब अट्रैक्शन होगा, ये गलत बात है। चलिए आगे, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो रिपल्सन, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है आपका 2004 जेई में, मैंने लगभग जितने भी आए थे सारे ही करवा दिए, ये नहीं कि 2-4 साल के। क्वेश्चन आया कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी इतना, देखो ये तो एनसीईआरटी में भी दी है, इन्होंने यूज कर ली, इज स्कैटर्ड फ्रॉम एंगल इतना 180 से हो रहा है बाय अ फिक्स यूरेनियम न्यूक्लियस, ठीक है। कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच, आ गया नहीं आ गया, देखिए अब देखिए एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको मैं बताऊं क्लोजेस्ट अप्रोच की मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, आर नॉट जेड ई इंटू ई था, और यहाँ पर क्या है अल्फा पार्टिकल है तो आप 2e करना पड़ेगा, क्योंकि जेड क्या होता है, जेड हो जाएगा जितने भी उसमें चार्ज, क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो हमारा अल्फा पार्टिकल जो होता है 2He4 होता है, तो इसमें जो n हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू ई हो गया। अब आप देखिए अपॉन में क्या होता है इसका, 4πε0, और नीचे होता है हाफ mv², ठीक है। तो अब हमें डेटा क्या क्या दिया है, हमें एनर्जी दी है, तो ये जो हाफ mv² है हमें पूरा दे रखी है, देखो ये एनर्जी है पूरी, ठीक। अच्छा 4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो उसकी रख दी मैंने, ये आ गई, इनटू जेड कितना होगा, अब देखिए जेड हमारा किस पे, यूरेनियम पर करा है, और यूरेनियम का सिंबल होता है 92U235 या 238, तो ये हो जाएगा जेड 92 इंटू ई हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 तो 2 ही रहा, ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, अपॉन जैसे ही आप करेंगे तो आपका हाफ mv² का आ जाएगा 5 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा मतलब हो जाएगा 10⁻6। आंसर जो है आपका ये इसको जब सॉल्व करेंगे आपका वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी हम ई को भी रख देते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट। हाँ कैलकुलेट करके इसको आ रहा है 5.3 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ये हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डाल के आऊँगे, नहीं बच्चों, वो तब 10⁻14 तब होता जब हमारा क्या होता, ये जो आंसर है हमारा ये सेंटीमीटर में था, ऐसा कुछ दिया था, ठीक है। अगर मीटर आता फिर अलग बात थी, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन को आप, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी वो हमारी जनरली उसका जो ऑर्डर होगा आप याद करिए 10⁻14 मीटर होता था, वहाँ से भी कर सकते थे, सेंटीमीटर में ही तो कन्वर्ट करना था। आगे चलते हैं, अगला है एन अल्फा पार्टिकल हाफ mv² बॉम्बार्ड और हैवी न्यूक्लियस इतना इतना, देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शन। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। अब देखो जो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है, अगेन में देखें तो आर इक्वल टू क्या होता है, अभी भी देखा था हमने, आर इक्वल टू जेड ई, अल्फा पार्टिकल ही है यहाँ पे शायद, हाँ, तो इंटू 2e हो जाएगा ओवर, अगर नीचे क्या था 4πε0 और हाफ mv², ये जे 2006 का क्वेश्चन है। अब आपसे कह रहा है कि किसके प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आर जो प्रोपोर्शन होगा 1/v² के होगा, आपको v दिया है, हाँ, तो इसका मास भी है, मास के भी आपका ये मास के भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि देन डिस्टेंस इतना किसके प्रोपोर्शन होगा, और चार्ज के भी होगा, अगर आप देखें चार्ज के भी होगा, Z1 Z2। अब ये इसका कौन सा ऑप्शन होगा, मोर देन वन ऑप्शन तो नहीं है इसके, v² पहला तो नहीं होगा, ठीक है, बी हो सकता है, अब सी ऑप्शन में या तो मिसप्रिंट हुआ है या फिर आपका 1/, और ये भी, ये तो जेड, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है,
दो ऑप्शन नहीं हो सकते इसके अगर ये जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे आप यहाँ से देखिए 1/v² आ गया, ये आ गया। ठीक है, अल्फा वाटिका बॉम्बार्ड हैवी इतना देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ आपके लिए कि इसका कहीं मिसप्रिंट तो नहीं करा, क्योंकि ये दिक्कत ये है बच्चों, मैंने जो ये पीडीएफ टाइप करने को दी थी वो एक साइबर कैफ़े वाले भैया को दी थी, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इस बीच, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दबाजी में ये निपटा दिया। तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ इसको। मैंने एक पन्ने में लिख के दिए थे क्वेश्चन, फिर भी इतनी गलतियाँ हो रही है। जेई 2006 का क्वेश्चन, बस 2 मिनट, 2 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 2006। ठीक है, ये वी क्यूब है, तभी ये गलत हो रहा है। वी क्यूब है तो इसका ऑप्शन बी ही होगा, अगर वी स्क्वायर होता तो फिर सी होता ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उन्होंने ग्राफ नहीं बनाया, देखिए कह रहा है कि द ग्राफ, चलो इसको तो हम बना लेंगे। द ग्राफ इज डेपिक्ट द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विद एल्वा। अच्छा, ग्राफ क्या है, देखो थीटा का निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल से, ठीक और स्कैटरिंग एंगल दिया है, तो इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों। देखो आपको पता है ना, जो स्कैटरिंग एंगल है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो कैसे डिपेंड करता है, वो 1/sin⁴ थीटा बाई 4 डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो जनरली ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, हमने अभी वहाँ देखा था एनसीईआरटी में, तो ये ऐसे बनता है थीटा, तो ये जनरली यहाँ पर ही कांस्टेंट हो जाता है एक टाइम के बाद। आगे d1 and d2 are the impact parameter corresponding to scattering angle this when alpha particle is approaching gold then d1 is इतना, the x वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो देखो जो इम्पैक्ट पैरामीटर था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, cot थीटा बाई 2 पे। ठीक है, तो दो के लिए अगर आप लगाओगे तो पहले के लिए d1/d2 अगर आप करते हैं तो cot 60/2 ओवर cot, दूसरा दिया है 90/2, तो ये हो जाएगा cot 30 ओवर, ये cot 30 है ओवर cot 45, तो cot 45 तो 1 हो गया, तो d1/d2 हो गया आपका √3/1। तो जैसे आप √3/1 करेंगे, अरे √3, cot 30 आ जाएगा आपका, हाँ √3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि d1 और d2 में रिलेशन बताइए। अच्छा, d1 एंड d2 है, यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, √d1 एंड d2। तो हमारा जो d1 d2 है, रूट में दिया है इन्होंने इम्पैक्ट पैरामीटर, तो d1 d2 अगर देखें तो d1 d2 कितना हो जाएगा, d1 d2 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा d1 ओवर d2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। आपको इम्पैक्ट पैरामीटर दिया है और इम्पैक्ट पैरामीटर से आप इजीली निकाल सकते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस अगर आपको इम्पैक्ट पैरामीटर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, आगे चले। तो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है हमारा, यहाँ पर D1 था ना, तो उन्होंने रूट में लिया है जो बात करी है ना। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया ना, जो रूट है ना, इन्होंने रूट में कहा है कि इम्पैक्ट पैरामीटर रूट में है कह दिया, तो ये रूट में ही रहेगा ना ऐसे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे अगर इसका बाद में तो कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन रदरफोर्ड scattering experiment the distance of closest approach for alpha particle d, if alpha particle replaced by a proton, how much kinetic energy change in comparison to alpha particle will it require to have same distance of closest approach। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको अल्फा पार्टिकल की लिख लीजिए आप क्लोजेस्ट अप्रोच, तो के, अगर आप के काइनेटिक एनर्जी लिखें तो कितनी आ जाएगी, जेड ई और इंटू 2e, और 1/4 पाई है, उसको मैंने के लिख लिया, अपॉन D0। और वैसे ही प्रोटॉन की लिखें आप तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये के जो है 1/4 पाई है, इंटू जेड ई, ये तो हमारे न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, इंटू ई हो गया, ओवर सेम कह रहा है तो डी कर लीजिए या तो इसको अभी। ठीक है, इसको डी कर लीजिए। अब इन दोनों का रेशियो कर लीजिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, तो डी नॉट ही कर लीजिए, सेम कह रहा है ना, डी नॉट कर लीजिए, बाद में फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का डिवाइड करिए तो के पी ओवर के अल्फ़ा कितना आ जाएगा, हाफ। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी सेम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, वो अल्फ़ा पार्टिकल की आधी होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्लास 11 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया हुआ क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। कह रहा है कि एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव ओवर द ईयर, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कब कब बने, कौन पहले आया, ये आपको कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा मॉडल आया वो हमारा थॉमसन साहब का आया, फिर रदरफोर्ड का, फिर बोर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, मास एंड पॉजिटिव इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो जो हमारा क्वेश्चन 8 है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी वाला, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। तो बच्चों ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आएंगे ना तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, वो कहता है कि एक तो स्पेस एम्प्टी है और दूसरा मास और पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेट है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। नाइन्थ है द एटम, द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इन्होंने क्या कहा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा, पॉजिटिव इज एज्यूम टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा, इलेक्ट्रॉन आर कहा, या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम कहा। तो जो क्वेश्चन 9 है इनका कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला। इन्होंने कहा जो मास है, जो मास है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनका पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करी, इन्होंने तो कहा कि नेगेटिव चार्ज उसमें धसे हुए होते हैं। ठीक, और ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होता है, तो ऐसा इन्होंने कुछ बताया नहीं। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल आर करेक्ट। इन्होंने कंसिडर्ड किया न्यूक्लियस एज पॉजिटिव चार्ज। अगला, स्टेब्लिश द दैट द अल्फा पार्टिकल आर 4 टाइम एज हैवी एज अ हाइड्रोजन एटम, कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, वॉज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो पहला और तीसरा सही है, और पहला और तीसरा, तीसरा ये वाला। आप देखो अल्फा पार्टिकल जरूर 4 टाइम वो होता है, क्या होता है, हैवी होता है, लेकिन आप ये बताइए इन्होंने पूरे मॉडल में ऐसी बात तो करी नहीं ना, समझ रहे, इन्होंने जो बताया वो ये है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने सोलर सिस्टम की तरह कैसे कंपेयर किया। इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो सोलर सिस्टम में भी तो ऐसे ही होता है, हम सन के चारों तरफ घूम तो रहे हैं, सारे जो प्लेनेट हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सन के अराउंड घूम रही हैं, तो ऐसे ही सोलर सिस्टम की तरह इन्होंने बताया। यहाँ से आगे को आइडिया भी मिला। ठीक है, तो कभी ऐसा होगा ना, बातें तो सही लिखी होंगी लेकिन वो मॉडल ने नहीं बताई होंगी। जैसे मान लो इसमें ये कह दिया गया, एक ऑप्शन ये होता कि ओनली दोज ऑर्बिट आर क्वांटाइज विच हैव एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू इतना इतना, और ऊपर से रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने कहाँ क्वांटाइजेशन की बात करी, ये बात आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो ये थ्योरी आई, ये भी केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, कह रहा है कि सक्सेसफुली एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करा इन महाराज ने। तो इन्होंने बच्चों एक्सप्लेन किया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंपोजिशन और लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन। रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं करी तो सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय। अच्छा, थॉमसन मॉडल ने क्या अच्छे से समझाया? तो भैया स्टेबिलिटी तो नहीं समझाई, पोजीशन भी नहीं समझाई, स्पेक्ट्रम भी नहीं समझाई, हाँ न्यूट्रलिटी प्यार से समझा दी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज इतना एंड इतना अप्रोच अ टारगेट। प्रोजेक्टाइल मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल जा रहा है ना, जो मूव करता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जिसको टकराता है जिससे उसको टारगेट कहते हैं। तो कह रहा है कि क्लोजेस्ट इतना है तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी। तो अभी भी हमने बताया था, तो जो एनर्जी होगी बच्चों क्लोजेस्ट में क्या होती है कि जो हाफ एम बी स्क्वायर है, जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, वो पोटेंशियल में बदल जाती है। तो पोटेंशियल होता है के Z1 Z2, ठीक है। अब चार्ज नहीं पता हमको तो मैं Z1 Z2 ई स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि चार्ज को हम जेड भी लिख सकते हैं, और उन्होंने Z1 दिया है, ओवर उनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली आर नॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ से जो एनर्जी है किसके प्रोपोर्शन है? एनर्जी आपकी Z1 Z2 के प्रोपोर्शन है, ठीक है। और एनर्जी आपके बिलो यहाँ से क्या देख सकते हैं, आर नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से पूछा है कि एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आप ये समझ पाएँ। अगर समझ पाएँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू।